हेलो दोस्तों, आज से हम कुछ नया पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो आज से हम ये प्रबोध रसायन 11th की बुक है, इसको पढ़ेंगे। ठीक, और इसमें भी सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सिलेबस ही हैं। लेकिन ये जो बुक है अभी इसका जो सिलेबस अभी छत्तीसगढ़ सीजी में चल रहा है, तो इसको हम शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, इसमें मैं सारे टॉपिक सारा सिलेबस आपको 1 by 1 कराऊंगा। ठीक है ना। तो प्रबोध रसायन 11th की बुक है। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो इसमें का पहला जो इकाई है वो कौन सा है? तो इकाई फर्स्ट कौन सा है? ये है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ये हम आज से शुरू करेंगे। इसमें भी कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? इसमें आज हम टॉपिक करेंगे सामान्य परिचय। ठीक, जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक, जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसमें विज्ञान वर्ड भी यूज हुआ है, तो मैं विज्ञान के बारे में थोड़ा बता दूं। विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने का निरंतर प्रयास है। ठीक है, और इसी प्रकार विश्व अर्थात प्रकृति का अध्ययन करना एक विस्तृत विषय है, जिसकी सुविधा के लिए इसे विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और भू विज्ञान। ठीक है, और विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा रसायन विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम द्रव्य के प्रकृति, संरचना, संगठन, निर्माण विधि, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों व उसकी उपयोगिता का अध्ययन करते हैं। किसका? द्रव्य के हम प्रकृति, संरचना, संगठन, निर्माण विधि, भौतिक और रासायनिक गुण और उसकी उपयोगिता का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब इसका डेफिनेशन बनाओ तो, अतः रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य पदार्थ के संगठन, उसके गुणों व उसकी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक, क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य पदार्थ के संगठन, उनके गुणों तथा उनके विभिन्न अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अध्ययन किया जाता है, तो ये हो गया। ठीक, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य पदार्थ के संगठन के गुणों तथा उनके विभिन्न अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अभी जो केमिस्ट्री, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो जो केमिस्ट्री है, इसकी उत्पत्ति मिस्र के केम शब्द से हुआ है। ठीक, जिसका अर्थ काला होता है, और यह जो है वहाँ के काले रंग की मिट्टी, ठीक, वहाँ के काले रंग की मिट्टी के आधार पर रखा गया है। ठीक, और इस केम शब्द के आधार पर ना जो रासायनिक क्रिया होता है उसको कीमिया कहा जाता है, और इन क्रियाओं में निपुण व्यक्ति को कीमियागर कहा जाता है। ठीक, और सबसे पहले इस पर मिस्रवासियों का हक था, तो उन्होंने इसको बदलकर केमीटेक ने रख दिया। ठीक, जो बाद में बदलकर क्या हो गया? केमिस्ट्री बन गया, बाद में बदलकर केमिस्ट्री हो गया। ठीक, तो ये मैंने आपको केमिस्ट्री की उत्पत्ति बताई कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र के केम शब्द से हुई है,
और मिस्र के प्राचीन नाम केम शब्द से, जिसका अर्थ काला होता है। ये जो है वहाँ की मिट्टी काले रंग की वजह से हुआ है, ठीक। और इस शब्द के आधार पर, केम शब्द के आधार पर जो रासायनिक क्रिया होता है उसको कीमिया कहा जाता है, और इन क्रिया में निपुण व्यक्तियों को कीमियागर कहा जाता है, ठीक। और सबसे पहले इनको हक था इस पर, तो उन्होंने बदल कर केमिटेक में रख दिया, और जो बाद में बदल कर धीरे से केमिस्ट्री बदल गया, केमिस्ट्री बन गया, ठीक। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि जिस उत्पत्ति है ना, केमिस्ट्री उत्पत्ति अरबी भाषा के केम शब्द, कीमिया शब्द से हुआ है, ठीक। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ गुप्त या फिर रहस्य होता है, ठीक। कुछ विद्वानों का मानना है कि केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा कीमिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ गुप्त या रहस्य होता है। मेरे हिंदी कहीं पर मिस्टेक हो सकता है तो आप उसको समझ जाएंगे, ठीक है। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है तो मैं हिंदी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो ये यहाँ तक हुआ कि केमिस्ट्री उत्पत्ति हुई कैसे। अब हम और आगे थोड़ा इसके बारे में अच्छा समझते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। मैं आपको बहुत सारा अच्छा सा डिटेल देने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए, ठीक, और समझते जाइए और नोट भी करते जाइए। तो हम उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ये समझे हैं, अभी हम आगे और समझेंगे। चलो अब इसका विकास कैसे हुआ इसको समझ लेते हैं, ठीक। इसका विकास कैसे हुआ इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो, पुरातन भारत में लोगों को आधुनिक विज्ञान के उभरने से पूर्व ही रसायन के ज्ञान का, विज्ञान के ज्ञान का पता था, ठीक। कैसे? जैसे रामायण में संजीवनी बूटी और महाभारत में प्रमोदन अस्त्र और मोहन अस्त्र, ये विषैले वस्तुएं थे जिसका उपयोग किया जाता था, ठीक। तो ये सब विज्ञान से ही बने हुए थे, इनके बारे में उनको पहले ही पता था, ठीक है। और इनका जो विकास है ना, जो इसका विकास है, ठीक। तो मैं इसके बारे में लिख दूँ, जैसे कि हिंदी समझ लेंगे ना। रामायण में क्या होता है? संजीवनी बूटी। आप लोग हिंदी समझ लेंगे, मैं आप लोगों को बोल के बता रहा हूँ कि मेरा हिंदी थोड़ा वीक है। तो रामायण में संजीवनी बूटी और महाभारत में प्रमोदन अस्त्र, मोहन अस्त्र का उपयोग किया जाता है, जो विषैले वस्तुएं थे, ठीक। ये कैसे बना? ये रसायन, ये अगर हमें केमिकल का पता होगा तभी तो बनेगा ना, ठीक। तो उनको पहले से ही पता था इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक। और इनका जो विकास है, वो 1300 से 1600 ईस्वी पूर्व, 1300 से 1600 ईस्वी पूर्व ही ना एल्कीमी और औषध रसायन के रूप में हुआ था। एल्कीमी कीमिया और औषध रसायन के रूप में हो गया था, ठीक। और जो आधुनिक रसायन जो है वो 18वीं शताब्दी में यूरोप में, ये कहाँ, और 18वीं शताब्दी में यूरोप में एल्कीमी परंपराओं के पश्चात आकार प्राप्त हुआ, ठीक। और प्राचीनतम रसायन तीन प्रयासों समझा जा सकता है। जैसे कि पारस पत्थर, जिससे हम तांबे और लोहे जैसे पत्थरों को टच करके सोना में बदल सकते थे, और अमृत, जिससे अमृतत्व का ज्ञान होता है, और एक विश्व विलायक की खोज करना, जिसके द्वारा हम जिसके फलस्वरूप हम शोधन, आस्वान, ऊर्ध्वपातन, धातु निष्कर्षण, शोधन और मिश्र धातु का ज्ञान प्राप्त किए, ठीक। इन विश्व विलायक की खोज के द्वारा, ठीक है। और मैं आपको कुछ बता, इन सब काल को हम कीमियागर काल कहा जाता था, एल्कीमी पीरियड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एल्कीमी पीरियड कहा जाता था, ठीक। तो ये एल्कीमी पीरियड तक हुआ। पहले हम केमिस्ट्री क्या है वो समझें, फिर उसका विकास समझें। अब कुछ प्रूफ भी हैं जो प्रूफ करता है कि
और केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति बहुत पहले हो चुकी थी और ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है वो भारत में ही हुई थी। तो मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब भारत में सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में हड़प्पा, भारत में सिंध में और मोहनजोदड़ो पंजाब में हड़प्पा में की गई खुदाई से प्राप्त परिणामों से सिद्ध होता है कि जो रसायन की विकास की कहानी है वो बहुत बहुत पुरानी है, ठीक। इसमें जो है वो इसमें क्या क्या मिला था, इसमें जो पक्की ईंटों के घर तथा मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, ठीक। पक्की ईंटों के घर और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे। और हड़प्पा के जो लोग रहते थे ना, वो फेंस जो है वो एक प्रकार का कांच है। क्या ये एक प्रकार का कांच है। तो हड़प्पा के लोग फेंस एक प्रकार का कांच का उपयोग ना आभूषण बनाने के लिए करते थे। किसमें करते थे? आभूषण बनाने के लिए करते थे, ठीक है। और ये सब आभूषण बनाने के लिए इनका कार्य किया जाता था। इन लोग क्या करते थे? पहले के लोग शीशा, सोना, चांदी, तांबा और लोहा, इनको पिघलाकर ढालकर इनसे विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाते थे, ठीक है। विभिन्न प्रकार की क्या बनाते थे? वस्तुएं बनाते थे, ठीक है। और भी कुछ प्रूफ हैं, जैसे कि दक्षिण भारत में मस्की, ठीक है, उधर साउथ इंडिया में मस्की। और उत्तर भारत में हस्तिनापुर और तक्षशिला। अब हस्तिनापुर और तक्षशिला में क्या मिला था? कांच की वस्तुएं मिली थी, ठीक। और कांच की वस्तुएं मिली थी उस समय ना, कांच को रंगने के लिए हम लोग ना धातु ऑक्साइड का उपयोग करते थे, ठीक। तो इन सारी चीजों से ये प्रूफ होता है कि जो लोहा और तांबा की निष्कर्षण की जो विधि है ना, इसकी तांबा और लोहा निष्कर्षण, तांबा और लोहा की निष्कर्षण की जो विधि है ना, वो भारत में ही विकसित हुई है, ठीक है। तो ये इतना हुआ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको और डिटेल बता रहा हूँ, कुछ अच्छा, ठीक। चलिए और बता रहा हूँ। देखिए ऋग्वेद में ना, ऋग्वेद के अनुसार चर्म संस्करण और कपास को रंगने का कार्य होता था, ठीक है। और कैटेल्य के अर्थशास्त्र में ना समुद्र से लवण प्राप्त किया जाता था, ठीक। समुद्र से लवण प्राप्त किया जाता था, ठीक है। और सुश्रित संहिता में क्षारकों का महत्व बताया गया है। और रसोपनिषद में
बारूद बनाने का विवरण दिया गया है। ठीक, और एक व्यक्ति थे नागार्जुन एक महान भारतीय रासायनिक एल्केमिस्ट मिश्र धातु वैज्ञानिक है। ठीक, और इनकी रचना रस रत्नाकर में पारस संबंधित यौगिक थे, जिसमें इन्होंने धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, टीन के निष्कर्षण की विधि का विवेचना का उल्लेख किया गया इनकी रचना में। ठीक, ये सब हुआ। जो अजंता और एलोरा की दीवारें हैं, अजंता और एलोरा की दीवारों पर न बनाई गई जो चित्रकारी है वो अनेक वर्षों बाद आज भी नई जैसी लगती है। और ये जो है वो पुरातन भारत में ज्ञान के शिखर पर होना सिद्ध करता है कि उस समय के लोग को भी कितना कुछ पता था। ठीक, और पिरामिड की वृहत संहिता 6वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ठीक, और लिखी गई थी। इसमें जो है दीवारों, छतों, घरों और मंदिरों पर लगाए गए लसदार पदार्थ की जानकारी मिलती है। ठीक, इसमें पौधों के फलों, बीजों, छालों और उसके रस को निकाल कर उबाल कर उसमें विभिन्न प्रकार का रेजिन मिलाया जाता था। ठीक है, विभिन्न प्रकार का रेजिन मिलाया जाता था। ठीक, और 8वीं शताब्दी के आसपास आई पुस्तक रत्नावरम में विभिन्न प्रकार के भवनों, भट्ठियों और कृषि बलों का विवरण दिया गया है। ठीक है, और अर्थवेद, ठीक है, अर्थवेद जैसे वेदों में कपास, हल्दी, सूरजमुखी और मदार, कमरीज और हरताल, लाख, जटुका, पतंगा आदि जैसे रंजकों का भी वर्णन देखने को मिलता है। ठीक, इन सारी चीजों का अर्थवेद के वेदों में भी देखने को मिलता है। ठीक, तो ये सब प्रूव करता है कि पहले के लोगों को भी केमिस्ट्री का, रसायन का ज्ञान था। ठीक, और बताता हूँ आप लोगों को कुछ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह नहीं होगा इसलिए मैं और इसको मिटा रहा हूँ और बता रहा हूँ। ठीक, पिरामिड की वृहत संहिता में इत्र और क्रांति वर्धकों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसमें इस इत्र में जो है वो मुख सुहासित करने के द्रव थे, नहाने के पाउडर थे, टेलकम पाउडर थे, इन सब का इसमें क्या है उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक और बता रहा हूँ, चरक संहिता जो है वो भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना क्या है, आयुर्वेद है। इसमें रोगों को उपचार करने के बारे में बताया गया है। ठीक, इसमें कड़ों को छोटा करने को भी बताया गया है, और कड़ों को छोटा करने का जो टेक्नोलॉजी होता है, तकनीक होता है, उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक, और चरक संहिता में हम धातु भस्मों का उपयोग करके रोगों को उपचार किया जाता था। ठीक है, धातु भस्मों का उपयोग करके रोगों को उपचार किया जाता था। सर्वप्रथम आचार्य
अचार्य कणाद ये जो है वो 600 ईस्वी पूर्व ही इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत के ये जो है परमाणु सिद्धांत के प्रस्तावक थे। ठीक, और इन्होंने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। मैं आगे जाके इस बारे में आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसको हम दो भागों में और भागों में विभाजित नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु अलग परमाणु जो है बहुत से प्रकार के होते हैं। ठीक, ये बताया। और इनका जो सिद्धांत था, इसको और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, क्या था उनका नाम, डाल्टन ने उन्होंने कब दिया था, इन्होंने दिया था 1766 से 1844। इस डेट में इन्होंने भी यही बोला था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन 2500 वर्ष पूर्व ही इस चीज को आचार्य कणाद ने बता दिया था। देखो, इनको 2500 वर्ष पहले इनको पता था इस सब के बारे में, जो डाल्टन ने इस डेट में बताया था। ठीक, अब कुछ चीजें और भी हैं। 20वीं सदी के अंतर्गत 20वीं सदी में एल्कीमी और औषध रसायन के पश्चात चिकित्सा शास्त्र आए, और इन चिकित्सा शास्त्र के चलने और प्रचलन के कारण ना ये क्षीण हो गए। 20वीं सदी में एल्कीमी और औषध रसायन चिकित्सा शास्त्र के आने की वजह से क्या हुआ, चलने की वजह से वो क्षीण हो गए। ठीक, लेकिन उस समय भी आयुर्वेद पर आधारित कुछ उद्योग बने रहे, लेकिन वो भी धीरे धीरे चले गए। ठीक है, वो भी धीरे धीरे चले गए। लेकिन भारतीयों को ना इन सारे तकनीक इन सब को सीखने के लिए 100 से 150 वर्ष का समय लग गया। ठीक, 100 से 150 वर्ष का समय लगे इन सारे तकनीकों को सीखने के लिए। और इस समय बाहरी उत्पाद देश में प्रवेश करने लगे, और देश जो हमारे देश की तकनीक है वो क्षीण होते, देश की जो परंपरा थी वो धीरे धीरे विलुप्त होते गई। और 19वीं सदी के आसपास यूरोपीय वैज्ञानिक भारत आने लगे। ठीक, और भारत आने लगे और आधुनिक विज्ञान का जो है विकास होने लगा। और जो लेवाइजर एक साइंटिस्ट है, लेवोजियर को आधुनिक रसायन का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगी इन्होंने ऐसी क्या खोज की थी, इसको पिता कहा जाता है। इन्होंने सल्फर के बारे में बताया कि सल्फर एक तत्व है, और ऑक्सीजन के बारे में बताया। ऑक्सीजन जो है वो कंबंसन बर्निंग के लिए की सब्सटेंस का काम करता है। और भी बताया तंबाकू के लिए कुछ बताया, बहुत सारी चीजें मैं बताया, मैं आपको आगे वीडियो में बनाऊंगा इसके लिए। तो लेवाइजर को जो है आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी सुविधा के लिए रसायन को इनकी सुविधा के लिए ना कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भौतिक रसायन। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री और वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक, और जैव रसायन। ठीक, बायोकेमिस्ट्री और नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इनकी सुविधा के लिए इनको निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया। तो ये सारी चीजें इनको डिवाइड किया गया है। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बन को छोड़कर तत्वों के यौगिकों के बारे में, खनिजों के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक, और कार्बनिक रसायन में हम कार्बन के यौगिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। और भौतिक रसायन के अंतर्गत में हम लोग जितने बहुत सारे लॉ है, अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे लॉ जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का, न्यूटन का, बहुत सारे लॉ, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। वैश्लेषिक रसायन में हम लोग इसे गुणात्मक और मात्रात्मक, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो इसमें लाइट और एटम के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना, लाइट को जब हम किसी परमाणु में डालेंगे या किसी अणु में डालेंगे तो क्या करेगा वो, उसमें कैसे रोटेशंस होंगे, क्या होगा, उन सब के बारे में इसमें पढ़ते हैं।
जैव रसायन के अंतर्गत हम बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम मेडिसिन कैसे बनाएंगे, कौन सा केमिकल मिलाया जाएगा, ये सब पढ़ा जाता है। ठीक है, वनस्पतियों, इन सब के बारे में जैव रसायन में वनस्पतियों के बारे में पढ़ा जाता है, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है। जीव जंतुओं के बारे में डेटा नहीं, उसमें जो मेटाबॉलिज्म होते रहता है, उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है, वो सब पढ़ते हैं इसके अंतर्गत में। नाभिकीय रसायन के अंतर्गत में हम लोग नाभिकीय रसायन के अंतर्गत नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, इन सब के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक, तो रसायन विज्ञान की शाखा है जो इसको इतने में बांटा गया है। तो आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो में अब आपको आगे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।